वार्ता के लिए आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का मैं भाजपा हरियाणा भाजपा पंचकुला की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में जो प्रेस वार्ता के लिए मुख्य रूप से उपस्थित हुए हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एससी मोर्चा के राम अवतार वाल्मीकि जी और हमारे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष एवं स्थानीय यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता जी और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं संदीप बंसल जी, वो भी उपस्थित हैं। राम अवतार वाल्मीकि जी आपके बीच में कुछ गुप्ता जी हो गए एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर बात रखेंगे अपनी। गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। आज मैंने अपना नामांकन पत्र सुबह दाखिल किया है और आज जिस प्रकार का उत्साह, समर्थन और जो जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला, ये इस बात का परिचायक है कि हम तीसरी बार पंचकुला के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और हैट्रिक लगेगा। जिस प्रकार से विपरीत मौसम के बावजूद हजारों की संख्या के अंदर कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए डिप्टी कमिश्नर कार्यालय तक पहुंचे, मेजर संदीप सांकला चौक के ऊपर हमने अपने पैदल मार्च का समापन किया, तो आज उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचकुला की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार यहां से भाजपा का प्रत्याशी जीते और हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अभी मेरे कुछ साथी बात कर रहे थे, कांग्रेस की टिकटों को अभी तक जारी ना होना, अनाउंसमेंट ना होना, जबकि केवल 22 घंटे जो चुनाव का नामांकन पत्र का दाखिल करने का समय है वो कल शाम 3 बजे तक है और अभी 5 बज चुके हैं। केवल 22 घंटे बाकी हैं। टिकटों की अनाउंसमेंट ना होना ये इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का सिर फुटबॉल आपस के अंदर चल रहा है, जिस प्रकार से आपस के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कभी किसी की धमकी आती है कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूं या दे रही हूं, कभी दूसरे ग्रुप की धमकी आती है कि मैं नई पार्टी बनाने जा रहा हूं। इस प्रकार की अफवाहों के बीच आज कांग्रेस पार्टी अपनी हार मान चुकी है। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने अपने कैंडिडेट, कांग्रेस के 4 कैंडिडेट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस का कैंडिडेट, कुमारी शैलजा जी की कांग्रेस का कैंडिडेट, सुरजेवाला जी की कांग्रेस का कैंडिडेट और कैप्टन अजय सिंह यादव की कांग्रेस का कैंडिडेट, ये 4 कैंडिडेट में से सब अपने अपने कैंडिडेट खड़े करने वाले हैं। और मैं ये समझता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 15 साल के अंदर जो पार्टी अपने जिलाध्यक्ष तक नहीं तय कर पाई, वो कैंडिडेट की सिलेक्शन या घोषणा मुझे नहीं पता किस समय करेगी, ये उनका विषय है। लेकिन आम आदमियों की ये राय है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और वो भाजपा के साथ तो बाद में, पहले कांग्रेस आपस के अंदर ही लड़कर के तय करेगी कि हु इज द सुपीरियर कैंडिडेट। मेरा इतना ही बस निवेदन।
राहुल गांधी के द्वारा बयान दिए जाते रहे हैं और अब भी दिया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? सम्मानित प्रेस के साथियों का स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, मेरे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय ज्ञान गुप्ता जी ने इन बातें रखी, नवीन जी और हमारे अन्य साथी। मित्रों, आज पूरे भारतवर्ष में जो दलित विरोधी बयान, संविधान विरोधी बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी के द्वारा जॉर्जिया टाउनशिप यूनिवर्सिटी में अमेरिका में जो बयान दिया गया, उसका दलित समाज पूरे भारतवर्ष में बड़ा विरोध कर रहा है। आप लोगों ने लोकसभा के आम चुनाव में कांग्रेसी नेताओं के हाथ में पवित्र संविधान की एक पुस्तिका देखी और राहुल जी जहां भी जाते थे उस संविधान की पुस्तक को लेकर के हमारी भोली भाली जनता को और विशेष तौर पर हमारे दलित समाज के बंधुओं को ये बहकाने का काम करते थे। उन्होंने अपने प्रत्येक भाषण में, सभा में देश की जनता के सामने अपने मुखारबिन से कहा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार सीटें कर जाएगी, तीसरी बार सत्ता में आ जाएगी, तो ये संविधान को ख़त्म कर देगी। इस बात को इस भारतवर्ष का शिक्षित प्रत्येक नागरिक समझता है कि जिस पवित्र संविधान से इस देश चलता है, उस देश को बदलने की ताकत किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। उसके बावजूद भी इस कांग्रेस का इतना बड़ा नेता जो अपने आप को स्वयं को कहता है, वो प्रत्येक सभा में वो पुस्तक दिखा करके देश के हमारे भोले भाले दलित समाज के भाइयों को बहकाने का उन्होंने काम किया। और आज पूरे देश की मीडिया के सामने वो अपनी सफाई में राहुल गांधी जो उन्होंने अमेरिका में कहा, आप सब पत्रकार बंधुओं को पता है, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सब बातें बड़ी विस्तार से विवाद चला हुआ है। उन्होंने कहा कि जब भी भारत में, उनका भाव यही था कि हमारी सत्ता होगी, माहौल ठीक होगा। भाव आप समझ पा रहे हैं, उनका यही कहना है उस अपने शब्द के पीछे कि हमारी सत्ता होगी तो हम SC का, ST का और OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। ये उनको पीढ़ियों दर पीढ़ी, नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी उस समय के तत्कालीन जिन जिन प्रांतों में सरकार भाजपा की, कांग्रेस की रही, उनके मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके कहा था कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं, आप चाहे तो आरक्षण खत्म कर सकते हैं। उनके बाद इंदिरा जी का जो कार्यकाल रहा, उन्होंने भी आरक्षण का विरोध किया और राजीव गांधी के कार्यकाल में भी विरोध होता रहा। मंडल कमीशन के बारे में तो अब मीडिया ने छापा लिखा है, उन्होंने खुलकर ओपन विरोध किया। और अब राहुल गांधी जी ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में विदेशी धरती पर, अमेरिका में बड़ा संदेश दिया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। लेकिन मैं आप सम्मानित साथियों के माध्यम से, इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से अपने देश की जनता को और प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे नेताओं ने समय समय पर आप मीडिया के माध्यम से देश की जनता को बताया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है या प्रांतों में है, आरक्षण की तरफ को छू भी नहीं सकता, आरक्षण को लखा भी नहीं सकता। वो तो बदलने की बात करता है, खत्म करने की बात करता है। उन्होंने आम चुनाव में देश की जनता के सामने झूठ बोला और जो उनकी इच्छा है, अपनी इच्छा को, जो मन में विचार होता है वो बाहर आ ही जाता है। और जो उनकी सोच है, जो इच्छा है, वो अमेरिका की उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उनके बयान के माध्यम से देश की जनता के सामने उन्होंने अपनी सोच बता दी है कि हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, जिन विभागों में या जिन चीजों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी SC समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। हम अपने प्रांत की बात करें तो जो ठेकेदारी प्रथा है, जो टेंडर्स होते हैं, चाहे मार्केटिंग कमेटी का हो, रोड का हो या किसी भी विभाग का टेंडर है, माननीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने ये व्यवस्था की हरियाणा में कि भाई इस जो SC समाज को प्राथमिकता के आधार पर उसमें आरक्षण की व्यवस्था की। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हरियाणा में, रोहतक मेडिकल में जो MDS MS का जो एडमिशन होता है MBBS के बाद, कांग्रेस कार्यकाल में हमारे SC समाज के बंधु बार बार बोलते रहे, कहते रहे कि भाई पूरे देश में ये व्यवस्था है तो आप अपनी आरक्षण क्यों नहीं दे रहे। कांग्रेस के कार्यकाल में वो आरक्षण नहीं दिया गया।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने वहां भी इस आरक्षण को लागू किया। इतना ही नहीं साथियों, देश का जो सर्वोच्च स्थान है, देश की सरकार बनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो जब भी हमें 2 बार मौका मिला, सम्मानित चेयर जो हमारी राष्ट्रपति जी की होती है, तो हमारे दलित समाज के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पहले नेता रहे, वो हमारे बहुत सामान्य परिवार से, गरीबी परिवार से माननीय रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। वहां कोई व्यवस्था नहीं है संविधान आरक्षण की, लेकिन हमने दलित समाज को सम्मान देने के लिए आगे बढ़ाया। उसी तरह से अब एसटी समाज से बहन हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको भी अब सर्वोच्च स्थान पर बिठा करके भारतीय जनता पार्टी ये अपना जो विचार है, सोच है कि हम दलित समाज को आगे बढ़ाते हैं, सम्मान करते हैं, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी समाजों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सम्मानित साथियों के माध्यम से आज ये प्रेस करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कांग्रेस के आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अभी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा है कि जो राहुल जी ने बयान दिया है वो सही है, और ये पहले भी हमारे नेहरू जी भी चाहते थे। उन्होंने इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया कि अभी एससी समाज को और ओबीसी समाज को आरक्षण के आगे की सोचनी चाहिए। तो मित्रों, इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी मानसिकता लगती है कि वो दलितों का वोट तो लेना चाहता है, साथ तो लेना चाहता है, राजनीतिक लाभ तो लेना चाहता है, लेकिन दलितों की चिंता नहीं है। उनके कार्यकाल में आपने देखा गवाना में किस तरह से दलित समाज के घरों को जलाया गया। आप लोगों ने देखा किस तरह से मिर्चपुर में एक अपाहिज हमारी बेटी दलित समाज की, उसके पिताजी को उसको घर में जला दिया गया। उनके कार्यकाल में कितने दलितों पर अत्याचार हुए इस हरियाणा प्रदेश में, वो आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से बार बार प्रिंट मीडिया में आप लोगों ने सबने दिखाया। और ये हमें कहते हैं, अब इनका जो चेहरा है दलित विरोधी वो सामने आ गया है। संविधान को अगर वो खत्म करने की बात करता है तो कांग्रेस के नेता करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है, और उनका जो मुखिया राहुल है उन्होंने तो बयान दिया है। मैं ये आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ है, संविधान के साथ है, एसटी के साथ है और ओबीसी के साथ है। जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन जिन प्रांतों में है, वहां आरक्षण तरफ को देख ही नहीं सकता। मैं ये संदेश भारतीय जनता पार्टी का और अपनी सरकारों का आपके माध्यम से देश की जनता और प्रदेश में देना चाहता हूँ। इतनी सी बात रखने की निश्चित तौर पे हमारे जो दलित भाइयों को, ऐसी समाज के बंधुओं को जो लोकसभा में इन्होंने बरगलाने का काम किया, अब उन भाइयों को समझ में आएगा कि सही मायने में अगर कोई दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के नेताओं की सोच है। और उनके, मैंने जैसे पहले कहा कि नेहरू जी ने कहा, इंदिरा जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, और अब राहुल स्वयं बोल रहे हैं वो, तो हमारे प्रदेश में निश्चित तौर पे हमारा दलित समाज जो लोकसभा के चुनाव में थोड़ा सा उस बात को लेकर के हमारे से थोड़ा सा अलग दिखाई दिया था, निश्चित तौर पे अब हमारा दलित समाज एक तरफा उनकी सोच को समझते हुए, कांग्रेस की सोच को समझते हुए, भूपेंद्र हुड्डा की सोच को समझते हुए कि दलित विरोधी कांग्रेस है, बीजेपी नहीं, हमारे साथ, हमें निश्चित तौर पे इसका हमें लगता है कि हमारे साथ खड़ा होगा। जिसको टिकट मिल रही है हमने फोन कर दिए है नामांकन के लिए। वो लिस्ट जब तक जारी नहीं हो जाती, कितनी बार बदलेगी, आपको क्या है एहसास कितना? क्योंकि टिकट लिस्ट जारी क्यों नहीं की? फिर अगर फ़ोन कर दिए तो लिस्ट भी जारी कर दें। और दूसरी बात, किसने किस को फ़ोन किया? अब वो तो फ़ोन सुरजेवाला जी ने अपने कैंडिडेट्स को कर दिया, हुड्डा जी ने अपने कांग्रेस, एआईसीसी ने अपने उधर ऑफिस से करवाया, जिसको टिकट मिली है फोन कर दिया अभी नामांकन के लिए कि आप चले जाओ, पर लिस्ट नहीं जारी की। ये किसके ऑफिस से किया है ना? सबके अपने अपने ऑफिस हैं। कांग्रेस ऑफिस से, कांग्रेस ऑफिस को मुझे नजर नहीं आता, ना तो अपने हुड्डा जी के ऑफिस नजर आता है, शैलजा जी का ऑफिस नजर आता है। मुझे तो कोई वहाँ ऑफिस, कांग्रेस का अगर ऑफिस होता, कांग्रेस की आज जो जिस प्रकार से आपस के अंदर लड़ाई चल रही है, 15 साल से उनके ऑफिस के अंदर बैठ करके ये तय नहीं हो पाया कि उनका जिला अध्यक्ष कौन है। तो अब ये आप कौन से ऑफिस की बात करें?